गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर तैयार हैं पार्ट 3 के रिवीजन के लिए। तो आज हम विद्युत सेल से शुरू कर रहे हैं। विद्युत सेल किसे कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति विद्युत सेल कहलाती है। इसके बारे में हमने छोटी कक्षा में भी अध्ययन किया हुआ है और आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं कि विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें केवल हम एक बार ही काम ले सकते हैं। एक बार वो डैमेज हो जाए तो हम उनको दोबारा काम में नहीं ले सकते। इनके उदाहरण हैं शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल। शुष्क सेल कौन सा होता है? जो घड़ी के अंदर सेल लगता है उस शुष्क सेल कहलाता है। तो ये सभी प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं, इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरा उदाहरण है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, अर्थात एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हम उनको दोबारा चार्ज करके काम में ले सकते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल यानी बैटरी। अब देखिए, अब हम विद्युत सेल से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जैसे सबसे पहला है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। ये क्या होता है? एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है और इसकी परिभाषा पूछी जाती है बोर्ड के अंदर। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी कि हमने किसी सेल को परिपथ में जोड़ा है तो उस पूरे परिपथ में सेल भी उसके अंदर शामिल है, यानी सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित होगी। तो सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई या ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, नाम में तो इसके आ रहा है विद्युत वाहक बल, या बल लिख रहे हैं हम, लेकिन ये विद्युत वाहक बल जो है ये विभवांतर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि इसका मात्रक पूछता है कि बताइए विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, और हम सोचते हैं कि विद्युत वाहक बल एक बल है और हम इसका मात्रक न्यूटन लिखकर आ जाते हैं, जबकि विद्युत वाहक बल क्या है? एक विभवांतर होता है और इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है। हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर देखा था। अब देखिए, विभिन्न जो सेल हैं उनके विभवांतर कितने कितने होते हैं, विद्युत वाहक बल कितने कितने होते हैं। जैसे शुष्क सेल है घड़ी का, इसका विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल। डेनियल सेल का होता है 1.08 वोल्ट। लेक्लांसी सेल जो हम प्रयोगशाला में काम में लेते हैं उसका होता है 1.5 वोल्ट। डेनियल सेल को भी हम प्रयोगशाला में काम में लेते हैं। और एक है वोल्टीय सेल, इसका होता है 1.08 वोल्ट। सेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये देखिए आप, सेल का प्रतीक चिन्ह, इसमें एक प्लेट बड़ी होगी और दूसरी प्लेट छोटी होगी। बड़ी वाली प्लेट धनात्मक और छोटी वाली प्लेट ऋणात्मक होती है, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। अब सेल की टर्मिनल वोल्टता, देखिए ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। सेल की टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? तो अब देखिए, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज की परिभाषा में बहुत ही छोटा सा फर्क है। देखिए, एकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में, यहाँ पर क्या है? सेल सहित पूरे परिपथ में, बस इतना सा फर्क है, सेल सहित पूरे परिपथ में। और यहाँ पर क्या है? सेल के बाह्य परिपथ में, अर्थात सेल को छोड़कर बाकी जो परिपथ उसका बना हुआ है, जो भी अवयव उसके अंदर जुड़े हुए हैं, यानी सेल को छोड़ना है। इसमें सेल सहित है और इसमें सेल को छोड़ना है। तो सेल के बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है और इसे हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, एक प्रश्न और बनता है कि सेल का विद्युत वाहक बल और सेल की टर्मिनल वोल्टता में से कौन सा ज़्यादा होता है? तो इसका उत्तर है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी ई हमेशा वी से ज़्यादा होगा। यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हम पाठ अब पहला नहीं पढ़ रहे हैं, हम पाठ पढ़ रहे हैं तीसरा। यहाँ पर ई है विद्युत वाहक बल और वी है टर्मिनल वोल्टता। तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से सदैव अधिक होता है, यानी टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से कम प्राप्त होती है। तो ये कम जो प्राप्त होती है, तो ये कम क्यों प्राप्त होती है? ये कम प्राप्त होती है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। जो सेल का खुद का प्रतिरोध है,
सेल जो है उसके अंदर जो विलयन या पेस्ट भरा हुआ है उसके अंदर जब आयन गति करेंगे तो उन आयनों के मार्ग में या धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और कुछ वोल्टेज ड्रॉप या विभव पतन सेल के अंदर हो जाता है खुद के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, इसलिए टर्मिनल वोल्टा V का मान E से हमको कम प्राप्त होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? सेल के भीतर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है और इसे हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध को हम r से करते हैं, कैपिटल R से, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद होता है छद्म रूप से। तो अब नई चीज पूछता है वो E, V और R में संबंध, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टा एवं सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल भी बनता है, आंकिक प्रश्न भी बनता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी आधारित है। हम विभव मापी में भी इसको काम में लेंगे और कई तरह से ये परिभाषाओं के रूप में भी पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट हैं और ये संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, ई, वी और आर में संबंध। तो हम क्या देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टा जो V होती है ये सदैव E से कम होती है। कितनी कम होती है? ये कम होती है ओम के नियम से IR, विद्युत वाहक बल से IR कम होती है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो ये वोल्टेज ड्रॉप, ये विभव पतन कहाँ हो रहा है? सेल के भीतर हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर हो रहा है, इसलिए टर्मिनल वोल्टा का मान E से कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है? IR के बराबर कम प्राप्त होता है। और ये IR क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर जो विभव पतन हो रहा है वो IR के बराबर है। अतः V इज इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध R का मान कितना प्राप्त हुआ? पक्षांतरण करेंगे तो E माइनस V अपॉन I, पक्षांतरण करके आप इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ओम का नियम लगा देंगे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो I का मान कितना हो गया? V अपॉन R। जब हम यहाँ पर रख देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान E माइनस V अपॉन V इंटू R प्राप्त होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ पर देखी, ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं और इनके ऊपर आंकिक प्रश्न भी बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। जैसे हमने प्रतिरोध एवं संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन में पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए इस संयोजन में क्या है कि बहुत सारे सेल जो हैं वे एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे? पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, फिर दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से, और इसी प्रकार अन्य सेल जुड़े हुए हैं। तो ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं E1, E2, E3 डॉट डॉट En, यानी टोटल n सेल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनके विभवांतर कितने हैं, विद्युत वाहक बल कितने हैं, E1, E2, E3, En, और इनके आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं, E1 वाले का R1, E2 वाले का R2, E3 वाले का R3, En वाले का Rn, ये इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। तो इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल हमें कितना प्राप्त होता है? कुल विद्युत वाहक बल E किसके बराबर होता है? इन सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En। इसी प्रकार इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है? ये तो बाह्य प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध, और बाकी प्रतिरोध कौन से हैं? इन सेलों के आंतरिक प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, Rn। तो बाह्य प्रतिरोध तो R हो गया, एवं इनके आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं? R1, R2, Rn। तो ये सब जुड़ जाएंगे क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में हमें पता है प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा, कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा, वो इन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर प्राप्त होगा। अतः कुल धारा कहाँ से निकालेंगे हम? ओम के नियम से। ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी विभव एवं प्रतिरोध का अनुपात। विभव क्या है? विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल विभवित होता है, विभवांतरित होता है, इसलिए अंश में क्या आएगा? विद्युत वाहक बलों का योग, और हर में क्या आएगा? प्रतिरोधों का योग। तो अंश में विद्युत वाहक बलों का योग लिख दिया और हर में सभी प्रतिरोधों का योग हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हुआ है? कुल धारा का ये वाला सूत्र प्राप्त होता है। अब यदि
अभी तो हमने क्या माना है कि ये सारे सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, यानी सारे सेल समान हैं, तो E1, E2, E3 सब बराबर होंगे। हमने मान लिया इसका मान सब सेलों का विद्युत वाहक बल E के बराबर है, यानी सारे सेल एक जैसे हैं। अब जब सारे सेल एक जैसे हैं तो इनके विद्युत वाहक बल भी एक जैसे होंगे, अर्थात E के बराबर होगा। ये वाला E अलग है और ये वाला E अलग है। अब जब सारे सेल बराबर हैं तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर होंगे, इसलिए R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R के बराबर हमने मान लिया। तो अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमें धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो धारा का मान कितना हो जाएगा? ये सारे सेलों के विद्युत वाहक बल समान है तो E प्लस ई प्लस ई n बार, R प्लस R1 R2 बराबर है तो R प्लस R प्लस R प्लस R कितनी बार जुड़ेगा? R n बार। यहाँ E कितनी बार जुड़ेगा? n बार, क्योंकि सेलों की संख्या कितनी है? n है। अब जब E को n बार जोड़ेंगे तो NE प्राप्त होगा और स्मॉल r को n बार जोड़ेंगे तो NR प्राप्त होगा, और ये कैपिटल R पहले से मौजूद है, ये बाह्य प्रतिरोध है। तो इसलिए हमें कुल विद्युत धारा का मान इस सूत्र के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। ये आपसे बड़े सवाल में पूछ सकता है या 1.5 नंबर के सवाल में इसको पूछ सकता है, या इस पे अंकित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। सेलों का दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। देखिए ये कैसा संयोजन है, हमने प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में भी देखा था, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में भी देखा था कि सभी सेलों की धन प्लेट एक साथ और सभी सेलों की ऋण प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इस उदाहरण में 2 सेल लिए हैं, E1 और E2। E1 जो सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, E2 सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है, जो इनके साथ ही अटैच होगा। सेल E1 से धारा मिल रही है I1, सेल E2 से धारा मिल रही है I2। अतः कुल धारा जब इस संधि पर ये दोनों धाराएं मिलेंगी तो ये दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी, अतः कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्राप्त होगी। तो इस संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल किस सूत्र के द्वारा दिया जाएगा? E इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल 2 ही सेल लिए हैं। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश किसके बराबर होगा? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध नहीं, आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, यानी सभी आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा? तो वो प्राप्त होगा R डैश, और ये किसके बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 ही आंतरिक प्रतिरोध हैं, इसलिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमने कहाँ से निकाला है? ये वाला सूत्र हमने निकाला समांतर क्रम संयोजन से। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से हम देखते हैं R1 R2 अगर लघुत्तम लेते हैं तो R1 प्लस R2 ऊपर आता है, ये 1 अपॉन R डैश है, इसलिए R डैश कितना मिलता है? उल्टा करने पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कहाँ से आया? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के सूत्र से हमने इसको निकाला है। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो ये सीधा फॉर्मूला हमको काम में लेना है। अतः इस संयोजन की कुल धारा कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल है ये रहा E, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध R डैश। बाह्य प्रतिरोध कितना है? R, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? टोटल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R डैश। तो इसलिए कुल धारा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R डैश प्राप्त होगी। ये तो हम बात कर रहे हैं जब 2 ही सेल हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। यदि n सेल, सारे सेल बराबर हैं और संख्या कितनी है उनकी? n है, तो n सेल और उनके विद्युत वाहक बल बराबर हैं। हमने मान लिया उनके विद्युत वाहक बल E के बराबर हैं, तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? यहाँ पर रख के देख लीजिए आप। यहाँ पर 2 का उदाहरण लिया है हमने, सारे सेल बराबर हैं, सबका प्रतिरोध विद्युत वाहक बल कितना है? E है, तो E। अब जब सारे सेलों बराबर हैं, उनके विद्युत वाहक बल बराबर हैं, तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर होंगे। तो ER प्लस ER अपॉन R प्लस R, तो 2ER अपॉन 2R, 2R से 2R कैंसिल हो गया, तो ये E के बराबर प्राप्त होगा। इसलिए संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल E के ही बराबर प्राप्त होगा। और संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा? सारे प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध समान हैं, इसलिए हम समांतर क्रम संयोजन का सूत्र काम में लेंगे। कौन सा? ये वाला। अभी प्रतिरोध कितने जुड़े हुए हैं? n प्रतिरोध हैं और सबके आंतरिक प्रतिरोध बराबर हैं, तो हमने ये वाला सूत्र काम में ले लिया।
तो 1/r कितनी बार जुड़ रहा है, n बार, तो n/r, ये किसका मान है, r डैश का, तो r डैश किसके बराबर हो गया, r/n। तो संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध r डैश इज इक्वल टू r/n प्राप्त होगा। अतः कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल है E, कुल विद्युत वाहक बल, और कुल प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे E/r प्लस r डैश का मान कितना है, r/n, यहाँ पर रख दिया, और इनका लघुत्तम लेने के बाद हमें कुल धारा I इज इक्वल टू NE/nr प्लस r प्राप्त होगी। इसका अगर हम लघुत्तम ले लेते हैं तो इस तरह से ये दो संयोजन हमने यहाँ पर पढ़े, जिनके ऊपर व्यंजक का सूत्र भी आ सकता है और आंकिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली परिभाषा में हम यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की परिभाषा देख रहे हैं। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा निश्चित समय में सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यानी सेल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा एसआई पद्धति में, और अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें तो इसका मात्रक अर्ग होगा। अब ये ऊर्जा है तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, m1L2T-2। देखिए एक ये ऊर्जा का अन्य मात्रक भी है कैलोरी। कैलोरी तो ये किस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, ये सूत्र है W इज इक्वल टू JH, यानी जूल को हम कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सूत्र है W इज इक्वल टू JH। यहाँ पर J जूल नहीं है, यहाँ पर J है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, और इसका मान होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। यहाँ पर ये J और ये J बराबर नहीं है, ये J यहाँ पर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है और यहाँ पर जो J लिखा हुआ है उसका मान है जूल। तो J का मान है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। इन मानों को आप ठीक ढंग से याद करें, क्योंकि ये सीधा सवाल इनके ऊपर रिक्त स्थान या एबेसेडे में बन सकता है। विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, पावर। विद्युत परिपथ में एकांक समय में क्षयित ऊर्जा, एकांक समय में यानी प्रति सेकंड या प्रति एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी एकांक समय में किया गया कार्य, तो सूत्र क्या बनेगा, P इज इक्वल टू W/T, एकांक समय में किया गया कार्य। और इसके अन्य सूत्र क्या हैं, जब हम W का मान यहाँ पर रख देंगे तो इसके शक्ति के अन्य सूत्र बनेंगे P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V²/R। ये ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR के मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये सारे सूत्र हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का एसआई पद्धति में मात्रक होता है वाट। जेम्स वाट वैज्ञानिक के नाम पर है वाट। ये वाट को इस तरह से लिखा जाता है WATT। इसका अन्य मात्रक है जूल प्रति सेकंड। अब देखिए वाट छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक है किलोवाट। 1 किलोवाट, तो 1 किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोवाट कितना हो गया, 1000 वाट के बराबर होगा। एक अन्य बड़ा मात्रक है 1 मेगावाट, और हम जानते हैं मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो 1 मेगावाट किसके बराबर हो गया, 10�6 वाट, यानी 10 लाख वाट के बराबर 1 मेगावाट होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक है 1 अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। जो आज हमारी मोटर वगैरह आती हैं सबमर्सिबल की या पानी की जो मोटर आती हैं वो हॉर्स पावर में आती हैं, तो इसका अन्य मात्रक है 1 अश्वशक्ति, और अश्वशक्ति का मान होता है 746 वाट। इसको आप डायरेक्ट याद रखें, 746 वाट। अब देखिए एक नई परिभाषा यहाँ पर है 1 किलोवाट घंटा। देखिए ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर 1 किलोवाट है और यहाँ पर जो परिभाषा है वो 1 किलोवाट घंटा। इसको 1 kWh बोलते हैं। जो हमारी बिजली का बिल आता है जिसमें हम बोलते हैं इतने यूनिट बिजली हमारी खर्च हुई है महीने के अंदर, तो वो यूनिट क्या है, वो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। तो ये अपने हमारे दैनिक जीवन के उपयोग की चीज़ है, ये अक्सर सवाल में पूछी जाती है, बोर्ड में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट। मान लीजिए कोई 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का बल्ब है और वो 1 घंटे तक जल रहा है, तो उस बल्ब के द्वारा कितनी शक्ति खर्च होगी, यानी कितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 यूनिट बिजली वो बना देगा। अगर 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जल रहा है तो कितनी बिजली खर्च होगी, 1
यूनिट बिजली, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 1 किलोवाट घंटा के बराबर खर्च हो जाएगी। इसे 1 यूनिट भी कहा जाता है। और 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा के, और इसका मान होता है 36 लाख जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है अक्सर रिक्त स्थान में भी कि 1 यूनिट नहीं लिखेगा तो 1 किलोवाट घंटा लिख देगा, इसलिए इसको आप सभी याद करें। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है? 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल या 3.6 गुणा 10 की घात जूल के बराबर होता है। इसको आपको सभी को याद करना है। अब हम इस पार्ट 3 के सेकंड भाग जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम किरचॉफ के नियम, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु और विभव मापी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्युत परिपथ, सबसे पहले विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत अवयवों व विद्युत वाहक बलों के स्रोतों का जो समूह है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। अर्थात विद्युत परिपथ का अर्थ होता है सर्किट। सर्किट में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। विद्युत अवयव यानी जैसे प्रतिरोध है, संधारित्र हैं, प्रेरकत्व है, ये सब जुड़े होते हैं। और साथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत भी उसमें जुड़े हुए होते हैं, जिनसे इन अवयवों को धारा प्राप्त होती है। विद्युत वाहक बलों के स्रोत क्या होते हैं? जैसे सेल या बैटरी। तो देखिए विद्युत परिपथ जो होता है उसमें कुछ हम यहाँ टर्मिनोलॉजी या शब्दावली का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है शाखा यानी ब्रांच, यानी विद्युत परिपथ में ऐसी विद्युत परिपथ का वो हिस्सा जिसमें विद्युत धारा का मान नियत हो उसे शाखा कहते हैं। यानी उस ब्रांच के अंदर विद्युत धारा का मान नियत होगा, चेंज नहीं होगा, उसे हम शाखा कहेंगे। अब ऐसी 3 या 3 से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी उसे हम कहते हैं संधि। तो ये परिभाषा है संधि की कि जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं उसे हम संधि कहते हैं। ध्यान रखना है 3 या 3 से अधिक। अगली परिभाषा है पाश या लूप। अब देखिए पाश कैसा होता है? लूप ऐसे बंद होता है एक छल्ले की तरह से, इस तरह से हो सकता है या इस तरह से होता है, बंद होना चाहिए। तो ऐसा बंद परिपथ, ये शब्द हमें ध्यान रखना है, ऐसा बंद परिपथ जिसमें विभिन्न प्रतिरोध व अवयव जुड़े हुए हों उसे हम पाश या लूप कहते हैं। तो ये बंद होना चाहिए, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर ही खत्म होना चाहिए। अब विद्युत परिपथ से संबंधित एक वैज्ञानिक हुए किरचॉफ, जिन्होंने 2 नियम हमें दिए समस्याओं को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हम किरचॉफ के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए। सबसे पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम को केवल या प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम भी इसे हम कहते हैं। ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इनके सबके नाम याद होने चाहिए। प्रथम नियम, धारा का नियम, संधि का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या है ये इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग 0 प्राप्त होता है। अर्थात समेशन आई या सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी किसी संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं उन मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग 0 प्राप्त होता है। अब ये हम कैसे इसका पता लगाएंगे भाई? कि इसके लिए चिन्ह परिपाटी दी जाती है कि संधि पर, ये संधि है मान लो, इस पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं इस तरह से, तो संधि पर आने वाली धाराओं को तो धनात्मक मान लीजिए, ये धाराएं आ रही हैं इसके ऊपर, ये 3 धाराएं आ रही हैं, तो ये तीनों धाराएं धनात्मक ली जाएंगी। और मान लीजिए इसमें 3 धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं संधि से, तो ये धाराएं जो बाहर जा रही हैं ये ऋणात्मक ली जाएंगी। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये नियम क्या कहता है कि इस संधि पर धाराओं का बीज गणितीय योग 0 होता है। अर्थात आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब देखिए जितनी धारा आ रही है टोटल, उतनी ही धारा टोटल संधि से दूर जाएगी। अर्थात संधि के ऊपर कभी भी आवेश एकत्रित नहीं होगा। अर्थात यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि संधि पर आवेश एकत्रित नहीं हो रहा है। जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जा रहा है। इसलिए ये सवाल 1 नंबर का सवाल है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है।
अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, इसे हम K2 से कहते हैं, द्वितीय नियम भी बोलते हैं या लूप का नियम बोलते हैं या वोल्टता का नियम बोलते हैं। देखिए इसको हम धारा का नियम बोल रहे थे और इसको हम बोल रहे हैं वोल्टता का नियम, क्योंकि ये वोल्टता की बात करता है। प्रथम नियम धारा की बात करता है और दूसरा नियम वोल्टता की बात करता है। इस नियम के अनुसार क्या होगा, देखिए यहाँ पर सिग्मा आई 0 था और यहाँ पर सिग्मा वी 0 होगा, अर्थात वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कब होता है, किसी बंद परिपथ में, और बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं, पाश या लूप कहते हैं। तो यानी किसी पाश में या किसी लूप में या किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों एवं सेलों पर विद्युत पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों पर विभव पतनों का बीजगणितीय योग लूप में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्योंकि विद्युत वाहक बल के स्रोत कौन से हैं, सेल हैं। सेल वोल्टेज दे रहे हैं यानी धारा दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, और वो वोल्टेज कहाँ खर्च हो रही है, वो प्रतिरोधकों पर, संधारित्रों पर और प्रेरकत्व पर खर्च हो रही है। तो जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्च होगा, अर्थात आमदनी बराबर खर्च, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा, 0। जितनी आमदनी हो रही है उतना ही खर्च हो रहा है, इसलिए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य प्राप्त होता है। और वोल्टता क्या है, विद्युत वाहक बल क्या एक तरह की ऊर्जा है। तो इसलिए उस लूप के अंदर ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात यह नियम ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। इसलिए इस पर भी एक सवाल बनता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है, तो इसको हम कहेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब इस द्वितीय नियम में भी परिपाटी है कि कौन सी वोल्टेज हम धनात्मक लेंगे और कौन सी वोल्टेज हम ऋणात्मक लेंगे, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो पहली चिन्ह परिपाटी है कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध पर धारा की दिशा में चलने पर विद्युत पतन धनात्मक तथा धारा की विपरीत दिशा में चलने पर विभव पतन ऋणात्मक लिया जाता है, जिसे हम आंकिक प्रश्न के अंदर देखेंगे। दूसरा परिपाटी है किसी बंद परिपथ में सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलने पर सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाएगा और धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये दो चिन्ह परिपाटी हम जब आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। देखिए इस टॉपिक में हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। देखिए इसको व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने इजाद किया था। इसका उद्देश्य क्या है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आपसे ये 1 नंबर का सवाल बनता है कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सेतु हम काम में लेते हैं, तो व्हीटस्टोन सेतु, या आगे हम पढ़ेंगे मीटर सेतु भी हम काम में लेते हैं, जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। देखिए इस व्हीटस्टोन सेतु की बनावट देखिए, इसमें एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं PQRS। देखिए इनका क्रम याद रखना है, PQRS, ये 4 प्रतिरोध जुड़े हैं PQRS, इसी तरह से जोड़ने हैं। हमें Q को यहाँ पर नहीं लिखना है, Q P के सामने आएगा PQRS, ठीक है। इसमें एक सेल जुड़ा हुआ है E, 2 कुंजियाँ लगी हैं K1 और K2, ये धारा नियंत्रक है RH, और एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है धारा मापी G। ये कहाँ पर जुड़ा है, बिंदु B और D के मध्य जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इस सेल से कुल विद्युत धारा हमें I प्राप्त हो रही है। जब ये I विद्युत धारा इस संधि A पर पहुँचती है, ये संधि A है, देखिए यहाँ पर 3 शाखाएँ आकर मिल रही हैं, 1 2 3, तो ये संधि हो गई। तो इस संधि पर इस धारा I का विभाजन होता है 2 भागों में, I1 धारा AB की ओर जाएगी और I2 धारा AD की ओर जाती है। जब ये I1 धारा संधि B पर पहुँचती है तो यहाँ पर इस I1 धारा में से IG धारा, I1 में से IG मान की धारा इस शाखा में प्रवाहित हो जाती है। तो अब I1 में से IG धारा इधर चली गई, तो यहाँ पर कितनी धारा बची, I1 माइनस IG। कितनी धारा बचेगी, I1 माइनस IG। अब देखिए जब ये I2 धारा इस संधि D पर पहुँचती है तो यहाँ से IG धारा यहाँ पर आकर मिलती है। I2 धारा इधर से आई, IG धारा इधर से आई, तो ये दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी। तो D से लेकर जो C शाखा है उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, I2 प्लस IG। यहाँ पर ये धारा जुड़ेगी और यहाँ पर ये धारा घटेगी। जब ये संधि C पर
ये वाली धारा और ये वाली धारा दोनों मिलती हैं तो ये जुड़ जाएंगी, I1 माइनस IG और I2 प्लस IG। तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, क्योंकि ये I धारा ही यहाँ पर विभाजित हुई थी I1 और I2 के रूप में। तो ये इस व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है, परिपथ ये हमको बनाना है। अब ये इसमें क्या होता है सिद्धांत कि कुंजी K1 व K2 को बंद करें, हमने यहाँ पर K1 और K2 को लगा दिया तो ये पूरा परिपथ चालू हो गया है। अब हमने क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब ये सेतु संतुलित होता है, जब ये सेतु संतुलित होता है, और संतुलित कब होगा कि इस धारा मापी में जो विक्षेप है यानी सुई जो है वो 0 पर आ जाएगी, अर्थात इस BD जो ये ब्रांच है, शाखा है, इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये सेतु क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और संतुलित कब होगा, जब धारा मापी में जो विक्षेप है वो 0 प्राप्त होगा। 0 का मतलब BD शाखा के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये सेतु संतुलित हो जाएगा। उस समय BD शाखा में धारा जो IG है वो 0 प्राप्त होगी और सेतु संतुलित हो जाएगा। और हम व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी 2 विधियां आपको क्लास के अंदर समझाई गई थी। हम किरचॉफ के नियम से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा संतुलन की स्थिति B और D के विभव के आधार पर हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। और ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त जो हमें प्राप्त होती है, वेरी इजी वेरी सिंपल, P/Q इज इक्वल टू R/S। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी सवाल पूछा गया था, जिसे अधिकांश बच्चे गलत लिखकर आए थे। इसलिए हमको ये तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल शर्त है, P/Q इज इक्वल टू R/S। यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध को हम कहाँ पर लगाते हैं, हम अज्ञात प्रतिरोध को S की जगह पर लगाते हैं। ये जो S है, चौथा प्रतिरोध, ये अज्ञात प्रतिरोध के रूप में हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है। हम इस सेतु को संतुलित करके इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध S वज्र गुणा करने पर Q/P गुणा R के रूप में प्राप्त होगा, जिसके ऊपर हम आंकिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसलिए अगर ये व्हीटस्टोन सेतु का सवाल आता है तो हमें गलत नहीं करना है। इसमें संतुलन की शर्त भी पूछी जा सकती है और अज्ञात प्रतिरोध का मान भी पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक में हम मीटर सेतु का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम मीटर सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। देखिए मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, इसके नाम ही मीटर सेतु है। तो इसमें क्या है, 1 मीटर लंबा तार होता है, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, अर्थात वो कहीं से मोटा पतला नहीं होता है, एक समान मोटाई वाला तार होता है, और मिश्र धातु का बना होता है, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक अत्यल्प हो, जो ताप से प्रभावित नहीं होता है, यानी उसका प्रतिरोध चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम नाइक्रोम वगैरह का तार इसमें यूज करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन सेतु मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है, और बड़े सवाल में भी हमको ये लिखकर आना है। याद कर लीजिए, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर मीटर सेतु कार्य करता है। अब इसकी संरचना क्या है, इसमें 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, 2 पत्तियां लगी होती हैं एल आकार की। देखिए एल, उल्टा एल बन रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक बीच में एक सीधी पत्ती भी लगी हुई है, ठीक है, सीधी पत्ती लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि इस सिरे और इस सिरे के बीच में हमने ज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर लगाया है, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स लगाया है, ये ज्ञात प्रतिरोध है। और इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य हमने S अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर संयोजित किया है। तो हम, ये तो हो गया हमारा R और ये हो गया हमारा S। व्हीटस्टोन सेतु की शर्त है P/Q इज इक्वल टू R/S, अर्थात जब सेतु संतुलित होता है, यानी जब धारा मापी या गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 प्राप्त होता है, सुई कहाँ पर होती है, 0 पर होती है, उसे हम शून्य विक्षेप विधि कहते हैं। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो तार है वो 1 मीटर स्केल, इस तार के साथ 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, और हम यहाँ से संतुलन लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु D से एक धारा मापी जुड़ा हुआ है, और धारा मापी किससे जुड़ा हुआ है, एक जॉकी विसर्पी कुंजी से जुड़ा हुआ है। इस विसर्पी कुंजी को हम इस मीटर सेतु के तार पर आगे पीछे खिसकाकर संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। संतुलन बिंदु ज्ञात कैसे करते हैं,
कि हम इस विसर्पी कुंजी जॉकी को इस तार के ऊपर खिसकाते हैं तो जिस अवस्था में धारा मापी में विक्षेप शून्य पर प्राप्त होता है उसे हम संतुलन की अवस्था कहते हैं या शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो हमें यहाँ से प्रतिरोध को निकालना है। अज्ञात प्रतिरोध तो हमने यहाँ लगा ही दिया। अब हम इसमें से जब रीडिंग लेंगे तो अलग अलग मान के ज्ञात प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे और उन सभी के लिए हम यहाँ से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करके रीडिंग को लिखेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु की शर्त है जब सेतु संतुलित होगा। तो देखिए यहाँ पर यह व्हीटस्टोन सेतु कैसे बन रहा है कि मान लीजिए संतुलन लंबाई हमको यहाँ पर प्राप्त होती है, तो यहाँ से लेकर तार यहाँ से शुरू हो रहा है और ए से शुरू हो रहा है और सी पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक तार है, ये पूरा तार है। तो एक टुकड़ा तो कौन सा हो गया, ए से लेकर यहाँ तक। तो तार की लंबाई क्या है, तार का टुकड़ा एक प्रतिरोध ही तो है। तो ये तो बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक प्रतिरोध P, और इस बिंदु से लेके यानी शून्य विक्षेप वाले बिंदु से लेके और बिंदु C जो लास्ट वाला बिंदु है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो तार का टुकड़ा है ये कौन सा प्रतिरोध बन गया, Q। अब ये पूरा तार कितने लंबाई का है, 1 मीटर का। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति जब हमको यहाँ पर प्राप्त होती है, मान लीजिए ये लंबाई बिंदु A से कितनी है, L के बराबर है। कितनी है, L के बराबर है। अर्थात ये जो टुकड़ा है A से लेके J तक, ये टुकड़े की लंबाई कितनी है, L है। सेंटीमीटर में कितनी है, L सेंटीमीटर है। तो यहाँ से A से लेके J तक का जो तार का टुकड़ा है वो प्रतिरोध P के रूप में कार्य करेगा। और हम जानते हैं प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात A से लेके J तक तार की जो लंबाई होगी उसके समानुपाती होगा। किसका मान होगा, P का मान इस लंबाई L के समानुपाती होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से A से लेके J तक का जो तार का टुकड़ा है वो प्रतिरोध P के रूप में कार्य करता है। और दूसरा टुकड़ा J से लेके जो C तक का तार का टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूरा तार 100 सेंटीमीटर का है। A से लेके J तक की लंबाई L है, तो J से लेके C तक की लंबाई 100 माइनस L होगी। 100 में से L को हम घटा देंगे। तो ये जो तार का टुकड़ा है J से लेके C तक, उसकी लंबाई कितनी है, 100 माइनस L। तो अप्रत्यक्ष रूप से J से लेके C तक जो तार का टुकड़ा है वो प्रतिरोध Q के रूप में कार्य करेगा। और वो किसके समानुपाती होगा, इसकी लंबाई 100 माइनस L के समानुपाती होगा। तो हमारे पास P का मान ज्ञात हो गया, Q का मान ज्ञात हो गया। अब हम इस संतुलन की शर्त जो है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S में P और Q के मान यहाँ पर रख देते हैं। तो P जब हम समानुपाती के रूप में मान रखेंगे तो समानुपाती के चिन्ह यहाँ से हट जाएंगे। तो P का मान हो गया L, Q का मान हो गया 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। अब देखिए R तो है ज्ञात प्रतिरोध, जो हमने यहाँ प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला था उसका मान हमें पता है। हमने रीडिंग जब लिखी है तो हमने उसमें लिखा है कि हमने इतने मान का प्रतिरोध यहाँ से, ज्ञात प्रतिरोध हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो अब बचा क्या, अज्ञात प्रतिरोध S। हम अज्ञात प्रतिरोध S पर लगाएंगे। हमने व्हीटस्टोन सेतु में भी देखा था कि अज्ञात प्रतिरोध को हमने S पर जोड़ा था। तो यहाँ से वज्रगुणा करने पर अज्ञात प्रतिरोध S का सूत्र प्राप्त होता है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो इस सूत्र को आपको सीधे भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, जिस पर आपको आंकिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है और मीटर सेतु का जब सवाल आएगा तो भी आपको ये सूत्र इसमें लिखना है। अगले टॉपिक में हम विभव मापी का अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 के इस टॉपिक में हम विभव मापी का अध्ययन करेंगे। विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर। विभवांतर ज्ञात करने की आदर्श युक्ति विभव मापी कहलाती है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर अगर हमको ज्ञात करना है तो उसकी आदर्श युक्ति कौन सी है, विभव मापी। अब आप कहेंगे कि हम विभवांतर तो वोल्ट मीटर से भी नाप सकते हैं, लेकिन विभव मापी जो होता है ये भी एक वोल्ट मीटर ही होता है, लेकिन ये कैसा वोल्ट मीटर होता है, यह आदर्श वोल्ट मीटर होता है। और ये विभव मापी जो होता है वो वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है, अर्थात उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, इसीलिए तो हम इसको आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। अब ये वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है, देखिए वोल्ट मीटर से जब भी हम वोल्टता का मापन करते हैं तो कुछ ना कुछ धारा वोल्ट मीटर के अंदर जो कुंडली लगी होती है उसमें प्रवाहित होती है, जिसके कारण
कुछ ना कुछ विभव पतन वोल्ट मीटर के ऊपर हो जाता है, अर्थात वोल्ट विभवांतर का सही मापन वोल्ट मीटर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका कुछ अंश वोल्ट मीटर के ऊपर खर्च हो जाता है। लेकिन जो विभव मापी होता है यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। शून्य विक्षेप विधि, जब धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है, अर्थात उस वक्त विभव मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए विभव मापी के खुद के ऊपर कोई विभव पतन नहीं होता है, इसलिए विभवांतर का सही मापन विभव मापी के द्वारा किया जाता है, इसलिए वोल्ट मीटर श्रेष्ठ होता है। यह सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विभव मापी जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत क्यों होगा? क्योंकि जब हम इससे रीडिंग लेते हैं तो शून्य विक्षेप की विधि पर यह आधारित होता है, और शून्य विक्षेप जब रीडिंग लेते समय शून्य विक्षेप की विधि में विभव मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब धारा का मान 0 होता है तो विभव का मान अनंत होता है। V बराबर IR से हम यहाँ पर ओम के नियम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये 2-3 सवाल एक नंबर के हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसमें इसकी संरचना हम देखें तो विभव मापी में हम देखिए, मीटर सेतु में हमने कितना तार लिया था? मीटर सेतु में हमने 1 मीटर लंबा तार लिया था। यहाँ पर हम विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। 10 मीटर लंबा तार को अगर हम एक साथ पूरी लंबाई को लगाएंगे तो वो संभव नहीं है, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम एक बोर्ड के ऊपर इस तार को 1-1 मीटर के रूप में मोड़ते जाते हैं और 10 टुकड़ों में इसको हम मोड़ देते हैं। ध्यान रहे, इसको हम बीच में से काटेंगे नहीं, लगातार मोड़ते हुए इसको लाना है। तो 10 मीटर के तार को हमने 10 मोड़ के रूप में हमने यहाँ पर इसको कस दिया। तो ये और 1 मीटर स्केल यहाँ पर लगा दिया है हमने, जो 1 मीटर का स्केल है। तो अब देखिए, इतने से हिस्से में हमने 10 मीटर का तार इसमें जोड़ दिया है। अब सवाल है कि इसमें कौन सा तार यूज़ किया जाता है? तो मिश्र धातु मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन का तार होता है। एक समान लंबाई, एक समान मोटाई का तार होगा, कहीं से मोटा पतला तार नहीं होगा। ध्यान रहे, ये नाम 3 याद रखने आपको, मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु के तार हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। कितना लंबा तार होता है? 10 मीटर लंबा तार होता है। हम यहाँ पर मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इन मिश्र धातुओं का जो एल्फा होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा, वो न्यून होता है, अर्थात ताप के साथ उनका प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता है तो बहुत कम होता है। तो ये इसका संरचना है यहाँ पर। और अब हम इसमें देखते हैं कि विभव मापी से हम जब इसको अप्लाई करेंगे या इससे हम किसी चीज़ का मान ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए, यहाँ पर A और C ये 2 बिंदु हैं जिनके बीच में 10 मीटर लंबा तार यहाँ पर कसा हुआ है, बिंदु A व C के मध्य। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 2 तरह के परिपथ हमको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तार AC के ऊपर जो परिपथ है उसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं, तार AC के ऊपर की तरफ। और ये प्राथमिक परिपथ फिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। चेंज हम कहाँ करते हैं? तार AC के जो नीचे का हिस्सा है, नीचे के हिस्से में जो परिपथ हम जोड़ेंगे वो हमारे अपने उपयोग के आधार पर हम उसको जोड़ते हैं, और इसे द्वितीयक परिपथ हम यहाँ पर कहते हैं। और ये द्वितीयक परिपथ हमारे हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसके हिसाब से हम यहाँ पर चेंज उसको कर सकते हैं। तो प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ पर होता है? केवल द्वितीयक परिपथ में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राथमिक परिपथ में हम यहाँ पर एक बैटरी जोड़ेंगे, EP मीन्स प्राथमिक यानी प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी से हमने P ले लिया, तो ये जो बैटरी यहाँ पर हमने जोड़ी है वो EP है। एक कुंजी K लगाई है और एक धारा नियंत्रक हमने RH यहाँ पर जोड़ दिया है। ये प्राथमिक परिपथ का परिपथ है और ये फिक्स होता है। अब हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर द्वितीयक परिपथ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब विभव मापी, 1 नंबर का सवाल है, विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमसे पूछा जाता है कि विभव मापी किस विधि पर आधारित है, तो उसका उत्तर है शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। इसी तरह से मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विधि कौन सी है? शून्य विक्षेप विधि। विधि दोनों की सेम है, विभव मापी की भी और मीटर सेतु की विधि कौन सी है? शून्य विक्षेप विधि, लेकिन सिद्धांत अलग अलग है। मीटर सेतु का सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु और विभव मापी का सिद्धांत है विभव प्रवणता। इनके नाम के अंदर ही इनके
जो है सिद्धांत लिखे हुए हैं, इनके नाम के अंदर ही हमको इनका उत्तर मिलेगा। मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये विभव प्रवणता होती क्या है? विभव प्रवणता है कि जो ये प्राथमिक परिपथ में हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है EP, इसका जो वोल्टेज है इस तार AC के ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ है, वितरित हुआ है। कितनी लंबाई है? मान लीजिए AC जो तार लिया है हमने, उसकी लंबाई हमने यहाँ पर L ली है, यानी जो पूरा तार है 10 मीटर का, उसको हम कह रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी है? L है। तो इस पूरी L लंबाई में कितना विभवांतर फैला हुआ है? प्राथमिक परिपथ में जो हमने यहाँ बैटरी लगाई है उसका पूरा का पूरा वोल्टेज इस L लंबाई के तार के ऊपर फैला हुआ है। तो L लंबाई पर कितना विभवांतर फैला हुआ है? L पर कितना विभवांतर वितरित है? EP। अतः एकांक लंबाई पर कितना विभव होगा? एकांक लंबाई पर हो जाएगा EP/L, अर्थात तार की एकांक लंबाई पर वितरित विभवांतर को हम विभव प्रवणता कहते हैं और हम इसको X से प्रदर्शित करते हैं। X क्या है यहाँ पर? विभव प्रवणता। तो 1 नंबर का सवाल है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? किसी विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर वितरित विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर विभव प्रवणता X हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं तो हम यहाँ से किसी भी विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि X क्या है? एकांक लंबाई पर वितरित विभवांतर है, वितरित विभवांतर है। तार की एकांक लंबाई पर जो विभवांतर है वो X के बराबर है। तो अगर हम शून्य विक्षेप विधि के आधार पर जो द्वितीयक परिपथ में हम जो सर्किट लगाएंगे तो उस सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करना है? देखिए, ये द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ सेल है E। अब हमको इसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करना है। तो हम इस सेल को संतुलित करेंगे, इस सेल के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे G, और उस गैल्वेनोमीटर को हम जॉकी J से जोड़ देंगे और जॉकी J विसर्पी कुंजी को इस तार AC के ऊपर आगे पीछे खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे जब धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होगा। और उस लंबाई L को यहाँ से यहाँ तक नोट हम कर लेंगे। मान लीजिए ये लंबाई हमको स्मॉल l प्राप्त होती है। इस वाले सेल के लिए कितनी लंबाई प्राप्त हो रही है? स्मॉल l। तो हम यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ये जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है E, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल कितनी लंबाई पर संतुलित हुआ है? स्मॉल l लंबाई पर संतुलित हुआ है। और हम जानते हैं एकांक लंबाई पर विभवांतर कितना है? X है। एकांक लंबाई पर X है तो L लंबाई पर कितना हो जाएगा? X × L, यानी ये एकांक लंबाई का विभवांतर है। इसको हमने इस वाले सेल की संतुलन लंबाई L से यदि गुणा कर देते हैं तो हमें ये अज्ञात विभवांतर E प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी अज्ञात विभवांतर को यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको जो अज्ञात विभवांतर ज्ञात करना है उसकी केवल हमको संतुलन लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। केवल संतुलन लंबाई ज्ञात करके हम उसको X से गुणा कर देंगे तो हमें उस अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब इसमें हमसे विभव मापी के अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं, जिसके ऊपर उसका सूत्र भी ज्ञात करवाया जा सकता है, विधि भी पूछी जा सकती है और उसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस विभव मापी को हम किस प्रकार से उपयोग ले सकते हैं। तो विभव मापी के अनुप्रयोग यानी विभव मापी को हम कैसे उपयोग में लें हमारे, तो सबसे पहला है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे हम इससे करें। तो हम जानते हैं हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है और ये हमारे प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक जो भौतिकी है उसके अंदर भी ये प्रैक्टिकल हमें दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा वहाँ पर भी प्रैक्टिकल के अंदर भी ये वाला हिस्सा हम आसानी से याद कर सकते हैं और वेरी इजी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राथमिक परिपथ का जो परिपथ है वो फिक्स होता है, हमने अभी बताया था आपको। तो प्राथमिक परिपथ में जो हम यहाँ पर
बैटरी ले रहे हैं वो EP ले रहे हैं, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो A और C के मध्य जो तार लगा हुआ है उसके ऊपर हमने एक बैटरी लगाई है कुंजी और एक धारा नियंत्रक लगा दिया है। ये प्राथमिक परिपथ है, ये फिक्स रहेगा। ध्यान रहे, प्राथमिक परिपथ में जो हम बैटरी लगाएंगे उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। 1 नंबर का सवाल है। प्राथमिक परिपथ में जो हम बैटरी लगा रहे हैं उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगाए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। तभी तो हम, जब हम यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे तभी तो हम यहाँ पर कम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम प्राथमिक परिपथ में कम विद्युत वाहक बल लगा देंगे तो हम ज़्यादा विद्युत वाहक बल को कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसका उत्तर ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राथमिक परिपथ में हमने एक बैटरी, ये कुंजी जोड़ दिया है। अब हमको क्या करना है, द्वितीयक परिपथ देखना है। हमारा उद्देश्य क्या है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो हमें 2 सेल चाहिए। यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है और अब हमको द्वितीयक परिपथ में क्या चाहिए, 2 सेल चाहिए। अमूमन हम प्रायोगिक कार्य के लिए 2 सेल कौन कौन से काम में लेते हैं, एक तो लेक्लांशी सेल जिसका विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट, और दूसरा लेते हैं हम डैनियल सेल जिसका होता है 1.08 वोल्ट। ये हमको ज्ञात है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है। हमको इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। तो हमने क्या किया, द्वितीयक परिपथ में एक लेक्लांशी सेल और एक डैनियल सेल। ऊपर हम डैनियल भी ले सकते हैं, नीचे हम लेक्लांशी भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने E1 के रूप में लेक्लांशी सेल लिया है, तो हमने इसको क्या किया, एक द्विमार्गी कुंजी यहाँ पर हमने लिए X, Y और ये बीच वाला है Z। हमने इसके X सिरे पर एक लेक्लांशी सेल जोड़ दिया या पहला सेल जोड़ दिया, और Y सिरे पर हमने दूसरे सेल को जोड़ दिया। और जो इस द्विमार्गी कुंजी का बीच वाला हिस्सा है Z, उससे हमने एक धारामापी G को जोड़ दिया, और उस धारामापी को हमने विसर्पी कुंजी J के साथ जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे। और विभव प्रवणता कितनी होती है, प्राथमिक परिपथ में हमने जो बैटरी लगाई है EP, तार की लंबाई कितनी है L, तो यहाँ पर विभव प्रवणता कितनी होगी, X = EP/L। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। अब हमको वेरी इजी, हमको क्या करना है, सबसे पहले E1 को संतुलित करना है। किसको करना है, E1 को संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, X और Z के मध्य में कुंजी को लगा देंगे। Z और Y के मध्य में से कुंजी को हटा देंगे तो ये E2 सेल हट जाएगा। हम कहाँ लगाएंगे कुंजी को, X और Z के बीच में। तो E1 वाला जो सेल है, पहला सेल है, वो सर्किट में जुड़ जाएगा। और जब ये सर्किट में जुड़ेगा तो हम गैल्वेनोमीटर से जो विसर्पी कुंजी जो कि जुड़ी हुई है उसको तार पर चलाएंगे और संतुलन लंबाई E1 सेल के लिए प्राप्त करेंगे। मान लीजिए E1 सेल के लिए संतुलन लंबाई L1 प्राप्त होती है। कितनी होती है, L1। तो हम जानते हैं अगर हमें E1 का मान चाहिए तो हमें संतुलन लंबाई L1 को विभव प्रवणता X से गुणा करना है। तो E1 का मान कितना हो जाएगा, X × L1। ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कुछ नहीं करना है, हमको संतुलन लंबाई को विभव प्रवणता से गुणा कर देना है। इसी तरह से E2 सेल को जब हम संतुलित करेंगे तो E2 सेल के लिए संतुलन लंबाई मान लो L2 प्राप्त होती है। तो E2 का मान कितना हो जाएगा, L2 को हमको विभव प्रवणता से गुणा कर देना है। वेरी इजी, इतना सिंपल है ये थ्योरी के अंदर भी और प्रैक्टिकल के अंदर भी कि इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको ये टॉपिक अपना अच्छे से याद करके जाना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 और 2, 1 में 2 का भाग लगा देंगे तो E1/E2 = X L1/X L2। X से X कट गया तो L1/L2। कितना इजी सूत्र है, E1/E2 = L1/L2। तो इस सूत्र की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। और इसके ऊपर आंकिक सवाल भी अगर पूछता है कि पहले सेल के लिए संतुलन लंबाई L1 प्राप्त होती है, दूसरे सेल के लिए संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है, तो बताइए दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, अनुपात E1/E2 = L1/L2 और दोनों में भाग हमको लगा देना है। अब विभवमापी के दूसरे अनुप्रयोग का अध्ययन हम करेंगे। विभवमापी के दूसरे अनुप्रयोग में हम देख रहे हैं प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हमने आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देख ली थी कल ही, विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा भी देख ली थी। उसी के आधार पर हम यहाँ पर प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो प्राथमिक परिपथ में तार AC का जो ऊपर वाला परिपथ है वो प्राथमिक परिपथ है, वो फिक्स है।
एक बैटरी लगाइए EP, एक कुंजी K1 और एक धारा नियंत्रक RH हमने यहाँ पर लगा दिया। अब द्वितीयक परिपथ में हमने देखिए यहाँ पर सर्किट चेंज कर दिया क्योंकि हमें प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर एक प्राथमिक सेल E लगा दिया। यहाँ पर E का जो ऋण सिरा है वो उसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है, और गैल्वेनोमीटर किससे जुड़ा हुआ है, जो कि विसर्पी कुंजी से जुड़ा हुआ है। हमने जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके समांतर क्रम में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया यानी प्रतिरोध बॉक्स, और एक दूसरी कुंजी K2 को यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता का सिद्धांत जो है उनको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुंजी K2 को यहाँ से निकाल दिया। कुंजी K2, ये K1 तो लगी हुई है, तो इस बैटरी का जो विभवांतर है विद्युत वाहक बल है वो तार पर वितरित हो गया। अब हमने क्या किया, K1 तो लगी हुई है, K2 को निकाल दिया। K2 को निकालने से ये रेजिस्टेंस बॉक्स हट गया, विद्युत परिपथ, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर द्वितीयक परिपथ में K2 को निकालने से प्रतिरोध बॉक्स तो हट गया, लेकिन ये जो सेल है जिसका हमको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है E, वो यहाँ पर जुड़ गया, और वो किससे जुड़ा है, धारा मापी की सहायता से जॉकी से जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को तार के ऊपर चलाएंगे। तार के ऊपर चलाने से ये जो प्राथमिक सेल है E, इसको हम संतुलित करेंगे, और इसके लिए संतुलन लंबाई मान लीजिए हमको L1 प्राप्त होती है। इसके लिए इस प्राथमिक सेल E के लिए संतुलन लंबाई कहाँ प्राप्त होती है, L1 पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले विभव प्रवणता हम देखेंगे। विभव प्रवणता कितनी होती है, EP/L। EP/L। EP क्या है, प्राथमिक परिपथ में जो हमने बैटरी लगाई है वो EP है, और कैपिटल L क्या है, इस तार AC की लंबाई है जो यहाँ पर हमने 10 मीटर ली है। तो सबसे पहले विभव प्रवणता हमने ज्ञात कर ली। अब हमको क्या करना है, इस सेल को संतुलित करना है, और जब हमने इस सेल को संतुलित किया तो हमें संतुलन लंबाई L1 पर प्राप्त होती है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि संतुलन लंबाई को यदि हम विभव प्रवणता से गुणा कर देते हैं तो हमें अज्ञात सेल का प्रतिरोध विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर हमने संतुलन लंबाई L1 को विभव प्रवणता x से गुणा कर दिया, तो हमें सेल का विद्युत वाहक बल E प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुंजी K2 को यहाँ पर लगा देंगे। कुंजी K2 को लगाने से ये प्रतिरोध बॉक्स सर्किट में जुड़ गया, और इस सेल के समांतर क्रम में ये प्रतिरोध बॉक्स जुड़ गया। अब हम इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकालेंगे। जैसे ही हम प्रतिरोध निकालेंगे इस सेल से धारा इसमें प्रवाहित होगी, क्योंकि हमने इसमें प्रतिरोध लगा दिया। अब इस सेल से इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी। तो अब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप आएगा वो इस प्रतिरोध के ऊपर जो विभव पतन होगा उसको यहाँ पर दिखाएगा। जॉकी की सहायता से हम उस विभव पतन को, जो विभव पतन इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाले गए प्रतिरोध के ऊपर विभव पतन हो रहा है, उसको जब हम संतुलित करेंगे गैल्वेनोमीटर की सहायता से तो उसकी लंबाई हमें अलग प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि अब इस सेल से विद्युत धारा प्राप्त हो रही है प्रतिरोध के ऊपर। जब सेल से विद्युत धारा प्राप्त होती है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता कैसे निकालेंगे हम, ये भी तो एक विभवांतर ही है। अब इस विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई हमको मान लो L2 प्राप्त होती है, तो इस L2 को यदि हम विभव प्रवणता से गुणा कर देते हैं तो हमें टर्मिनल वोल्टता V प्राप्त हो जाएगी। टर्मिनल वोल्टता कौन सी है, जो इस प्रतिरोध बॉक्स में से हमने प्रतिरोध निकाला है उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो टर्मिनल वोल्टता है। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता V = XL2 हमें प्राप्त हो जाती है। और हम जानते हैं ये संबंध, हम जानते हैं सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता एवं आंतरिक प्रतिरोध में ये संबंध होता है। हमने इसी वीडियो में इसको पढ़ा है। तो यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र R = E - V/I, और I का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध R का मान E - V/V गुणा R प्राप्त होता है। ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। अब हम यहाँ पर E और V का मान समीकरण 1 और 2 से इसमें रख देंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध R = E का मान है XL1, V का मान है XL2।
v का मान है XL2 गुणा में r। अब देखिए ऊपर से भी x कॉमन आ गया और नीचे से भी x कॉमन आ गया, तो x से x कट जाएगा, केवल क्या बचेगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। तो ये जो सूत्र हमें अंतिम रूप से प्राप्त होता है, ये विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र है। ये सूत्र हमें सीधे डायरेक्ट भी याद रखना है, इसके ऊपर हम आंकिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इस पार्ट में जो भी सैद्धांतिक पोर्शन था वो हमने अध्ययन कर लिया है। सभी छात्र इसको रजिस्टर में नोट करेंगे एवं इसको पढ़ेंगे और याद रखेंगे।